नाइन्थ क्लास के 8वें अध्याय चतुर्भुज की हमारी दूसरी प्रश्नावली है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है ए बी सी डी एक आयत है, जैसा कि हमने आकृति बनाई है। ए बी सी डी आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। हमसे कह रहा है दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ठीक है, हमने शो करना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, यानी कि समचतुर्भुज होगा तो उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये हमने प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज ए बी सी में पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ये हमें गिवन है, और क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक, अगर ऐसा है तब जो पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल होगा और पी क्यू ए सी का आधा होगा। ये हमारी मध्य बिंदु प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार ट्राइंगल ए सी डी में एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है और आर भुजा डी सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, एस आर पैरेलल होगा ए सी के और एस आर आधा होगा ए सी का। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, पी क्यू पैरेलल ए सी है और एस आर पैरेलल ए सी है। इसका मतलब पी क्यू और एस आर भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे और पी क्यू बराबर हाफ ए सी है और एस आर बराबर हाफ ए सी है, तो पी क्यू और एस आर भी आपस में बराबर होंगे। समीकरण नंबर 3। अतः हमारा ये शो हो गया कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर और समांतर आ गया। लेकिन हमने सिद्ध करना है समचतुर्भुज, यानी कि भुजाओं को बराबर और लाना पड़ेगा हमें। पी क्यू और एस आर आमने सामने की तो बराबर आ गई, लेकिन हमने संलग्न भुजाओं को बराबर लाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अब हमने ट्राइंगल बी सी डी में लिया। अब बी सी डी में क्या है, आर भुजा डी सी का मध्य बिंदु है और क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो इस कंडीशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा क्यू आर बराबर बी डी बट्टे 2। ठीक, और ए सी बराबर बी डी। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है कि आयत के विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी सी डी एक आयत है, ये इसने हमें दिया था। अगर आयत है तो ए सी और बी डी उसके विकर्ण है और विकर्ण आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण हमारे पास 1, 4 और 5 से, 4 और 5 से हमने क्या लिया, 4 हमारी क्या है, क्यू आर बराबर बी डी बट्टे 2 है। ठीक, और ए सी और बी डी आपस में कैसे हैं, ये बराबर है आयत के विकर्ण होने के कारण। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर एस आर। ये हम पहले लाए थे। अब पी क्यू बराबर क्यू आर। क्यों, क्योंकि अगर ए सी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, बी डी बट्टे 2 है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ए सी बट्टे 2 है। ठीक, अब ए सी और बी डी क्या है, आपस में बराबर है, तो इनके आधे आधे भाग भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये कंडीशन हमारे पास आयत से आई हुई है, ए सी और बी डी बराबर है। तो हाफ हाफ पार्ट ऑफ ए सी और बी डी भी बराबर होंगे, 1/2 ए सी और 1/2 बी डी भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि 1/2 ए सी और 1/2 बी डी बराबर किसके हैं, पी क्यू बराबर क्यू आर। यानी कि पी क्यू और क्यू आर हमारे कैसे भुजाएं हैं, ये संलग्न भुजाएं हैं। तो इसीलिए हमने समीकरण 1, 4 और 5 को कंबाइंड किया है। इनसे हमारा निष्कर्ष ये आ गया कि जो पी क्यू है वो क्यू आर के बराबर है। अतः पी क्यू आर ऐसे एक समचतुर्भुज होगा, क्योंकि संलग्न भुजाएं बराबर आ गई।
क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो समचतुर्भुज हमारा कहलाता है। आसन्न भुजाएं मतलब पी क्यू और क्यू आर को हम बराबर ले आए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हमें आकृति दी हुई है, कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। साथ ही कह रहा है बी डी इसका विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। कह रहा है ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची जाती है जो बी सी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। आकृति में दिया हुआ कह रहा है दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, हमें सिंपली समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है। कह रहा है ई ए डी का मध्य बिंदु है। हमसे कह रहा है हमने ई से होकर एक रेखा खींची जो ए बी के समांतर है, यानी ई एफ ए बी के समांतर है। जो बी सी कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने शो करना है कि जो एफ है वो भुजा बी सी का भी मध्य बिंदु होगा। तो सीधे हम उत्पत्ति में आते हैं इसकी। ट्राइंगल ए बी डी में हमें पता है ई भुजा बी सी भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ये हमें गिवन है। इसका मतलब ई जी पैरेलल होगा ए बी के। ये भी इसने हमें दिया हुआ है। इसने हमें क्या दिया हुआ है कि हमने एक रेखा खींची बिंदु ई से होकर जाती हुई जो ए बी के समांतर है, यानी कि ई एफ पैरेलल होगा ए बी के, तो ई जी पैरेलल भी किसके होगा, ए बी के होगा। ये भी हमें गिवन है। अतः जी क्या होगा, भुजा बी डी का मध्य बिंदु होगा। कैसे होगा मध्य बिंदु, ये हमारा आया मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को और दूसरी भुजा के समांतर हम रेखा खींचते हैं तो जो समांतर रेखा खींचते हैं वह तीसरी वाली भुजा को, जो जी होगा वो क्या होगा, तीसरी वाली भुजा का ही मध्य बिंदु अवश्य होगा। कब, अगर ई ए डी का मध्य बिंदु है और ई जी पैरेलल है ए बी के, तब जी तीसरी भुजा यानी कि बी डी का मध्य बिंदु होगा। ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है। ठीक, अब हमें क्या पता चल गया कि जो जी है वो जो जी है वो बी डी का मध्य बिंदु, ये हमें स्पष्ट हो गया मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। इसी प्रकार हमने लिया ट्राइंगल बी सी डी में लिया, क्या पता चल गया हमें, जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, ये हमने अभी सिद्ध कर दिया है। और एफ जी पैरेलल है किसके, ए बी की, ए बी के भी है क्योंकि ये रेखा हमारी ए बी के पैरेलल है और ये बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब जी एफ या एफ जी भी पैरेलल किसके होगा, डी सी के होगा। अब फिर दोबारा से आ गए हम, अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को हमें पता चल गया बी डी मध्य बिंदु है जी का और डी सी पैरेलल किसके, एफ जी के, तो एक भुजा के मध्य बिंदु से और तीसरी भुजा के समांतर, यानी दूसरी भुजा मान लें हम एफ जी और इसके समांतर है, तो तीसरी भुजा को क्या करेगी कि समद्विभाजित करेगी। यहाँ पर भी हमने मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाया हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो ये स्पष्ट हो गया कि एफ क्या होगा, बी सी का मध्य बिंदु होगा। पूरा हमारा थ्योरेटिकल है। इससे हमने जी मध्य बिंदु प्राप्त कर लिया ए बी डी से, और जब जी मध्य बिंदु प्राप्त हो गया तो हमने बी सी डी में लिया, एफ बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। यही हमने प्रूफ करके इसमें लाना था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास कंडीशन दी हुई है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जैसा आकृति में दर्शाया हुआ है। कह रहा है ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। कह रहा है दर्शाइए कि जो रेखाखंड ए एफ है और ई सी है विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, यानी कि ए एफ और ई सी तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग हमारे कौन कौन से, डी पी, पी क्यू और बी क्यू। ये हमने प्रूफ करके लाना है कि डी पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू होगा। समत्रिभाजित का मतलब यही हुआ। तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी और सी डी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर हम इसके हाफ हाफ पार्ट करेंगे तो ए
और सी एफ भी एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि अगर पूरे पूरे भाग बराबर हैं तो आधे आधे भाग भी बराबर होंगे। ये हमने इसका रीजन भी दे दिया है। चतुर्भुज हमने लिया ए ई सी एफ में, क्योंकि अब ये हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि चतुर्भुज ए सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ए ई और सी एफ एक दूसरे के बराबर आ गए। ए भी समांतर है डी सी के, तो इसका मतलब ए ई और एफ सी भी एक दूसरे के समांतर अवश्य ही होंगे। अब हमने लिया ट्रायंगल डी डी सी क्यू में। ठीक, ट्रायंगल डी सी क्यू में एफ भुजा डी सी का मध्य बिंदु है, ये हमें गिवन है, और एफ पी पैरेलल किसके है, सी क्यू के है, क्योंकि ए ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ए ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज होगा तो जो पी सी है, एफ पी है, वो सी क्यू के समांतर अवश्य होगी। रीजन समांतर चतुर्भुज है। अतः पी भुजा क्या है, जो पी होगा वो डी क्यू का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। क्यों, क्योंकि एफ डी सी का मध्य बिंदु है और एफ पी और सी क्यू एक दूसरे के समांतर है। ठीक, अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को उसकी दूसरी भुजा के समांतर खींचते हैं रेखा को, तो वो जो दूसरा वाला बिंदु है वो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु अवश्य ही होगा। जो डी सी है वो एफ डी सी का मध्य बिंदु एफ है, और एफ पी और सी क्यू एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब पी डी क्यू का मध्य बिंदु 100% होगा। तो हमें पता चल गया डी पी बराबर पी क्यू है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमने लिया ट्रायंगल ए बी पी में, सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी। ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और ई क्यू पैरेलल है किसके, ए पी के। अतः जो क्यू होगा वो भुजा पी बी का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से पी क्यू बराबर बी क्यू आ जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को हमने कंबाइन किया, तो इससे हमें क्या पता चल गया, पी क्यू और पी क्यू बराबर आ गए। तो पी क्यू डी पी, पी क्यू क्यू बी और डी पी, ये हमारे पास 3 बराबर बराबर खंड इसके आ जाएंगे, डी पी पी क्यू और क्यू बी। अतः जो रेखाखंड ए एफ और सी क्यू सी ई है वो विकर्ण बी डी को सम त्रिभाजित करते हैं, यानी कि 3 समान भाग में विभाजित करते हैं। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 6ठे और 7वें प्रश्न को हल करेंगे। उसी के साथ ही जो हमारी प्रश्नावली है ये समाप्त हो जाएगी और अध्याय भी हमारा समाप्त हो जाएगा। कुल हमारी 2 ही प्रश्नावलियाँ हैं इसमें, और दूसरी प्रश्नावली में कुल प्रश्न 7 है।